और सेकंड बात ये कि होगी सुलेमान की, ठीक है। और वहां से भी जो है वो हम देखेंगे इसको, ठीक है, बुक से। ये आपकी बुक है जो कि आपको रिकमेंडेड बुक है यूएचएस की, यहाँ से हम पढ़ेंगे। और ये हमारे पास नोट्स हैं, ठीक है। नोट्स से हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कवर किया करेंगे, ताकि अगर कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रह गया हो तो वो हमारा नोट्स में से कवर हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा टोटल सिनेरियो होगा इंशाल्लाह। और इससे जो है वो हम देखेंगे। अच्छा, रोमाना का कनेक्ट नहीं हो रहा। आपको स्क्रीन शेयर अगर होना बंद हो या कोई मसला हो तो मुझे बताना है आपने, ठीक है। ठीक है, अभी स्क्रीन शेयर हो रही है। चले, मैं इनका मसला थोड़ा सा देख लूँ, उनको कोई पासवर्ड सेंड कर देते हैं और फिर हम अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज फर्स्ट डे है तो थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा सा इशू होगा ज्वाइन करने में, आई थिंक सो। अदरवाइज मीटिंग पासवर्ड दिस इज yes. अब बस ज्वाइन कर लेते हैं तो हम उनको एंटर कर देंगे और हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग मैनेजमेंट है, यानी नर्सिंग मैनेजमेंट की जो बेसिक बेसिक चीजें हैं ना, आपने आज वो जो है वो डिस्कस करनी है, और उसके अंदर जितनी टर्म्स हैं इंपॉर्टेंट वो हमने डिस्कस करनी है, ठीक है। तो बुक्स को जो है वो इसका ओवरव्यू लेने से पहले मैं आपको यहाँ से पहले थोड़ा सा पढ़ाऊंगी, बिकॉज इंपॉर्टेंट चीजें हैं जल्दी अच्छे से कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो इनको कवर करने के बाद जो है वो हम बुक की तरफ मूव आउट करते हैं। सबसे पहले आपको नर्सिंग मैनेजमेंट का बताना चाहिए कि नर्सिंग मैनेजमेंट होती क्या है बेसिकली, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द लीडरशिप फंक्शंस ऑफ गवर्नेंस, यानी जितने भी लीडरशिप के फंक्शंस होते हैं जिसमें गवर्न करना होता है। गवर्न करना क्या होता है कि किसी के काम जो है वो सुपरवाइज करना आपने, ठीक है, आपने सुपरविजन करनी होती है, जितने भी फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं उनकी सुपरविजन करना। एंड डिसीजन मेकिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी डिसीजन मेकिंग करना, सुपरविजन करना एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉइंग नर्सेज। और क्योंकि ये नर्सिंग मैनेजमेंट है तो इस वजह से स्पेशली नर्सेज की जो है वो सुपरविजन करना, नर्सेज के बारे में डिसीजंस बनाना, ये सारा कुछ जो है हमारे पास नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर आता है, ठीक है। इट इंक्लूड्स प्रोसेसेस कॉमन टू ऑल मैनेजमेंट। और इसके अंदर जो प्रोसेसेस इंक्लूड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं ये आपको याद होने चाहिए। चाहे तो आप इसका कोई निमोनिक बना सकते हैं। प्लानिंग फर्स्ट नंबर पे है, ऑर्गेनाइजिंग सेकंड नंबर पे, स्टाफिंग थर्ड नंबर पे है, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, यानी आपने प्लान करना होता है नर्सेज के बारे में, उनके जितने भी काम हैं उनको ऑर्गेनाइज करना है। स्टाफिंग यानी नई इनरोलमेंट करनी है, हायरिंग करनी है, फायरिंग करनी है, इन चीजों का पता होना चाहिए। डायरेक्टिंग का मतलब होता है कि आपने ऑर्डर कैसे पास करना है। एंड कंट्रोलिंग यानी अगर कोई रूल्स को जो है वो फॉलो नहीं कर रहा तो उसको किस तरह से आपने कंट्रोल करना है। तो ये सारा कुछ नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर आता है। अगर आपको पेपर में डेफिनेशन आती है व्हाट इज नर्सिंग मैनेजमेंट, 2 नंबर की डेफिनेशन होती है, तो उसके अंदर आपने टू दी पॉइंट बात लिखनी है कि पहले आपने उसकी डेफिनेशन बता दी कि भाई लीडरशिप फंक्शंस जितने भी होते हैं, सुपरविजन के, गवर्नेंस के, डिसीजन मेकिंग के, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्पेशली नर्सेज के अंदर, तो ये सारा कुछ हम नर्सिंग मैनेजमेंट में देखते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर जो प्रोसेसेस इंक्लूड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है एंड कंट्रोलिंग है, ठीक है। ये साथ साथ आप लोगों ने याद रखना है। मैं हो सकता है लेक्चर के अंदर ही किसी से क्वेश्चन करूँ, ठीक है, और यहाँ लेक्चर के लास्ट पे जो है वो आप लोगों से एक ओवरव्यू लूँ, तो आप लोगों ने साथ साथ जो है वो इसको देखते जाना है, ध्यान से देखना है और कंसंट्रेशन के साथ जो है वो आप इसको देखें। अच्छा, सबसे पहले हमने नर्सिंग मैनेजमेंट का देख लिया, इसकी डेफिनेशन हो गई हमारे पास कि नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारे पास लीडरशिप। लीडरशिप की सेकंड डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन आपके पास नर्सिंग मैनेजमेंट की हो गई, ठीक है। आप चाहे तो इसके अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, चाहे तो इसके ऊपर से भी पढ़ सकते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट की डेफिनेशन के बाद आपको लीडरशिप की जो है वो डेफिनेशन आनी चाहिए। लीडरशिप क्या है? प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग ग्रुप एक्टिविटीज, के लीडर कौन होता है जो इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, किसी दूसरे की जो है वो एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस करने वाला हमारे पास क्या होता है? लीडर होता है। और
टुवर्ड्स अचीविंग गोल्स इन अ गिविंग सिचुएशन, के एक सिचुएशन के अंदर आपने किस तरह से अपने गोल्स को जो है वो अचीव करना है, ये हमारे पास लीडरशिप के अंदर सारी चीजें आ जाती हैं। मैनेजमेंट, सिंपल मैनेजमेंट, ऊपर हमारे पास था नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में आपने स्पेशली इम्प्लॉइंग नर्सेज का वर्ड ऐड किया था। अब खाली मैनेजमेंट की अगर डेफिनेशन आती है तो आपको पता होना चाहिए मैनेजमेंट में भी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, यानी सारे जितने भी ऊपर हमने पढ़े थे ना, कोऑर्डिनेटिंग, डायरेक्टिंग, सुपरविजन एंड इवेलुएटिंग ग्रुप एक्टिविटीज विद रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिजल्ट्स। कि मैनेजमेंट क्या है कि उसमें हमने ये सारे काम करने हैं, प्लान करना है, ऑर्गेनाइज करना है चीजों को, कंट्रोल करना है, कोऑर्डिनेट करना है, डायरेक्ट करना है, सुपरविजन करनी है, और बाद में हमने ग्रुप एक्टिविटीज को इवेलुएट भी करना होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हमारे पास मैनेजमेंट में आ जाती हैं। तो अभी तक हमने 3 डेफिनेशंस की हैं। मैनेजमेंट क्या होता है, उसमें हमने सिंपल प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, डायरेक्टिंग पढ़ा। उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है कि अगर हम ये सारी चीजें जो है वो नर्सिस के अंदर कर रहे हैं तो ये हमारे पास नर्सिंग मैनेजमेंट आ जाती है। उसके बाद लीडरशिप क्या था कि आप ग्रुप एक्टिविटीज को किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हो, किस तरह से जो है वो अपने गोल्स को अचीव करते हो, कोई प्लानिंग करके, या किस तरह से आप जो है वो अपने गोल्स की तरफ जाते हो। लीडरशिप के अंदर तीनों चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो ये 3 हमारे पास जो थी वो मेन कैलेंडर डेफिनेशंस थी जो हमारे स्टार्टअप में जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये आपने अच्छे से याद करनी है। इसके ऊपर बेसिकली वही चीजें लिखी हुई हैं जो आपने अच्छे से याद करनी है, मतलब जिनको मेमोराइज करना है, रट्टा लगाना हम दूसरे वर्ड्स में ये कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बुक के अंदर आपकी वो चीजें हैं जो पढ़ने वाली भी हैं, रीडिंग करने वाली भी हैं और याद करने वाली भी हैं, लेकिन इनके ऊपर सिर्फ वही चीजें हैं जो कि आपने याद करनी है। नेक्स्ट आपके पास ना फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही एक क्वेश्चन है, व्हाट इज लीप फ्रॉग ग्रुप। ठीक है, लीप फ्रॉग ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर आप लोग जब बुक से भी रीडिंग करोगे ना तो उसके अंदर भी आपको ये क्वेश्चन जो है वो मिलेगा। तो ग्रुप हमारे पास क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये हमारे पास बेसिकली एक कंसोर्टियम यानी मजमुआ, कलेक्शन हम कह सकते हैं ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट परचेजर्स, के जो लोग पब्लिकली कोई चीज परचेज करते हैं या प्राइवेटली कोई चीज परचेज करते हैं। इस्टेब्लिश बनाया क्यों गया है, टू रिड्यूस द प्रिवेंटेबल मेडिकल मिस्टेक्स, के मेडिकल के अंदर, मेडिकल की फील्ड के अंदर कोई मिस्टेक ना हो, उससे हमने बचाने के लिए अपना एक ग्रुप बनाया है जिसको हम कहते हैं लीव फ्रॉग ग्रुप। और बेसिकली करता क्या है, यानी हम कह सकते हैं कि ये हमने ग्रुप इसलिए बनाया है, इस तरह का एक ग्रुप है ताकि मेडिकल के अंदर मिस्टेक्स वगैरह कम हो। ठीक है, उसके लिए क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए हमने कुछ लोगों को जो है वो फिक्स किया हुआ है कि आपने क्या करना है, मतलब उसके ऊपर नजर रखनी है, आपने इन चीजों को जो है वो स्मूथली लेके चलना है। तो वो जो ग्रुप है जो कि बेसिकली स्टैब्लिश किया गया है ताकि मेडिकल के अंदर मिस्टेक्स जो हैं वो कम हो, उनको हम कहते हैं, ये हमारे पास लीव फ्रो ग्रुप है। अब ये जो क्वालिटी इंडिकेटर्स हैं, ये ग्रुप जो बेसिकली फोकस करता है वो किन किन चीजों पे फोकस करता है, आईसीयू स्टाफिंग, क्योंकि आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट होता है। ठीक है, वहाँ पे स्टाफ जो होता है उसका होना बहुत जरूरी है। शॉर्ट स्टाफिंग होगी तो वहाँ पे जो है वो काम बेहतर तरीके से नहीं परफॉर्म किया जा सकता। तो आईसीयू स्टाफिंग जो है उसको मेंटेन रखता है। इलेक्ट्रॉनिक मेडिकेशन ऑर्डरिंग सिस्टम, कि इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो चीजें जो है वो अपडेट होती रहें। द यूज ऑफ हाई परफॉर्मिंग हॉस्पिटल्स फॉर हाई रिस्क प्रोसीजर्स, अगर कोई हाई रिस्क प्रोसीजर है तो उसके लिए हम अच्छे हॉस्पिटल्स जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा बनाएं और उनके अंदर पेशेंट्स को जो है वो रेफर करें। तो ये जो ग्रुप है मोस्टली इन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है और उसके अंदर 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और ये इस तरह से ही जो है वो आपने इनको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है बेंच मार्किंग क्या होता है। बेंच मार्किंग हमारे पास एक इस तरह का प्रोसीजर होता है जिसमें हम एक ऑर्गेनाइजेशन का जो डाटा होता है उसको हम कंपेयर करते हैं उसी तरह की ऑर्गेनाइजेशन के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल अपने हॉस्पिटल की एग्जांपल ले लें, ठीक है, जहाँ पे आप काम करते हैं। अगर आपका हॉस्पिटल जो है उसके अंदर जितना भी डाटा है, उसके अंदर जितना भी काम हो रहा है, उसको हम कंपेयर करें किसी दूसरे अच्छे हॉस्पिटल के साथ, ठीक है, उसको हम कहते हैं बेंच मार्किंग करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल है, उसके अंदर बहुत अच्छा काम हो रहा है। ठीक है, और एक जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल को अगर हम टर्शरी केयर हॉस्पिटल के साथ कंपेयर कर रहे हैं ताकि हम ये देख सकें कि किस तरह के आउटकम किस तरह से आ रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे पास आती हैं बेंच मार्किंग करना। ठीक है, बेंच मार्किंग क्या होता है, कंपैरिजन एक ऑर्गेनाइजेशन का विद सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उसी तरह की, ये नहीं कि हॉस्पिटल को आपने अब किसी रेस्टोरेंट के साथ कंपेयर कर देना है, सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, यानी हॉस्पिटल है तो उसको किसी हॉस्पिटल के साथ ही कंपेयर करना है आपने। ठीक है, आउटकम इंडिकेटर्स यूज, यानी जितने भी आउटकम इंडिकेटर्स होते हैं, आउटकम इंडिकेटर्स का मतलब ये है कि हम कुछ इस तरह के इंडिकेटर्स
इंडिकेटर्स यूज करते हैं जिससे हमें पता चले कि किसका डाटा अच्छा आ रहा है या किसका रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, तो आउटकम इंडिकेटर्स जो है वो भी हम साथ साथ यूज करते हैं ताकि हमें पता चले कि इन दोनों हॉस्पिटल्स में से कौन सा हॉस्पिटल ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं बेंच मार्किंग। अगर कहीं से जो है वो किसी चीज की समझ ना आए तो मुझे आपने मैसेज कर देना या वैसे ही आप माइक ऑन करके बता सकते हो। ठीक है, बेंच मार्किंग के बाद वाला क्वेश्चन हमारे पास होता है बेंच मार्किंग के बाद वाला क्वेश्चन है बेंच मार्किंग की समझ आ गई क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने मतलब जहन में रखना है। बेंच मार्किंग अक्सर आ जाता है फर्स्ट चैप्टर के अंदर जब हम रीडिंग करेंगे अभी बुक में से, तो उसके अंदर भी जो है ना वो मतलब उन्होंने बोल्ड करके और हाईलाइट करके दिया हुआ है कि बेंच मार्किंग क्या होता है। तो बेंच मार्किंग क्या होता है? कंपैरिजन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विद सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्या होता है, आपने इसके स्टेप्स बताने हैं। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस आपको पता है, आपने रिसर्च में भी पढ़ा होगा अपने पहले भी, कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस हमारे पास बेसिकली इस तरह की प्रैक्टिस होती है जिसमें हम अपने रिसर्च को मोस्टली यूज करते हैं। ठीक है, यानी हम अपना जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस होता है, एक तो हमारे पास थ्योरी होती है और एक हमारे पास क्लिनिकल एक्सपीरियंस होता है। अगर मैं आपको सिंपल बात बताऊं तो ठीक है, एक आपके पास थ्योरी है, एक आपके पास क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। जब आप थ्योरी को क्लिनिकल एक्सपीरियंस के साथ मिला के अपनी प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, तो उसको आप कहते हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। यानी आपने इस तरह से प्रैक्टिस नहीं की कि मतलब थ्योरी के बगैर ही आप लोगों ने क्लिनिकल सिर्फ स्टार्ट कर दिया, बल्कि आपने जो आपके पास नॉलेज था आपने उसको इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है? मिलाना। आपने नॉलेज को इंटीग्रेट किया है अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस के साथ। ठीक है, पेशेंट्स की जितनी भी वैल्यूज हैं उनको भी नज़र में रखा, उनकी प्रेफरेंसेस को भी नज़र में रखा, ताकि जब भी आप केयर प्रोवाइड करें तो ये तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ताकि आपकी क्वालिटी इंप्रूव हो। ठीक है, तो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस आपने सिंपल सी चीज़ें याद रखी हैं, थ्योरी विद क्लिनिकल एक्सपीरियंस। ठीक है, मतलब आपका नॉलेज जो है वो आपने इंटीग्रेट किया है अपने एक्सपीरियंस के साथ। तो अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस हैज इमर्ज्ड एज अ स्ट्रेटजी टू इम्प्रूव क्वालिटी, यानी एक बेसिकली एक स्ट्रेटजी है ताकि क्वालिटी इंप्रूव हो बाय यूजिंग द बेस्ट अवेलेबल नॉलेज। जितना भी आपने नॉलेज गेन किया है उसको आपने इंटीग्रेट किया है विद क्लिनिकल एक्सपीरियंस एंड द पेशेंट्स वैल्यूज एंड प्रेफरेंसेस टू प्रोवाइड केयर। यानी आपने पेशेंट्स की वैल्यूज, पेशेंट की प्रेफरेंसेस को भी जो है वो नजर में रखा है ताकि जब भी आपने केयर प्रोवाइड की, तो इसको हम कहते हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। स्टेप्स इन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कौन कौन से होते हैं जी? सबसे पहले आइडेंटिफाई द क्लिनिकल क्वेश्चन। ये स्टेप्स आ जाते हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूएचएस के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई द क्लिनिकल क्वेश्चन। सबसे पहले आपने क्लिनिकल क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है, यानी मसला क्या है। रिक्वायर द एविडेंस टू आंसर द क्वेश्चन, कि मैं इसको किस तरह से, इसका आंसर क्या हो सकता है या मैंने इसके बारे में क्या क्या चीजें पढ़ी हुई हैं। इवेलुएट द एविडेंस, फिर आपने उस पढ़े हुए को इवेलुएट करना है कि मैंने थ्योरी में ये पढ़ा था कि आईवी लाइन का ये प्रोसीजर होता है। ठीक है, और अब जब मैं लगा रही हूँ तो इसका कितना को मतलब आपने इवेलुएट करना है कि कितना को साथ मैच हो रही है चीज। ठीक है, फिर आपने एविडेंस को अप्लाई करना है कि हाँ ठीक है ये मैच हो रही है, यही मैंने पढ़ा था और इसी तरह से ही मैं लगा रही हूँ। और असेस दी आउटकम, बाद में आपने अपने आउटकम्स को जो है वो असेस करना है। तो ये हमारे पास कुछ स्टेप्स आ जाते हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किड्स को आपने अच्छे से याद करना है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का। और ऊपर मैंने आपको कौन सा बताया था, बेंच मार्किंग का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। लीडरशिप मैनेजमेंट और ये नर्सिंग मैनेजमेंट की डेफिनेशंस भी इंपॉर्टेंट होती हैं। अब कुछ टर्म्स आपकी बुक के अंदर जो है ना वो दी हुई है, फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही कुछ टर्म्स बताई हैं कि एनिक्डोटल क्या होता है। ठीक है, अगर आपको आता है एनिक्डोटल का वर्ड तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने बताना है कि एनिक्डोटल इस तरह का रिकॉर्ड होता है जो आपके एक्सपीरियंस से डिराइव किया जाता है। टेस्टिमोनियल क्या होता है? टेस्टिमोनियल होता है जो कि कोई एक्सपर्ट, यानी अगर एक फील्ड के अंदर कोई एक्सपर्ट बंदा है वो कुछ रिपोर्ट कर रहा है तो उसको हम कहते हैं टेस्टिमोनियल। ठीक है, स्टैटिस्टिकल क्या होता है? जो कि साइंटिफिक अप्रोच से आपने बनाया होता है। केस स्टडी क्या होती है? केस स्टडी बेसिकली हमने इन डेप्थ एनालिसिस आप कह लो करना होता है ताकि हम क्लिनिकल सिचुएशंस जो हैं उनको समझ सकें, उनको देख सकें, उनके बारे में नॉलेज ले सकें। ठीक है, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, ये बेसिकली एक ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स, यानी जो सिमिलर ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर हम करते हैं। नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन जो होता है वो हमारे पास जितने भी क्लिनिकल कंडीशन से रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं हम उनको इकट्ठा करने के लिए करते हैं। मतलब एक्सपेरिमेंट नहीं है, जस्ट कह लो रैंडम एक चीज है। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल होता है कि जिसमें हमने रैंडम पर्सन्स को चूज करना होता है। ये नहीं होता कि मतलब एक तो होता है ना कि आप कंट्रोल ग्रुप बनाते हो। कंट्रोल ग्रुप होता है कि आपने मतलब जैसे शुगर के जितने भी पेशेंट्स हैं उनको एक ग्रुप में रखा हुआ है तो वो आपका एक कंट्रोल ग्रुप है।
अब आपने क्या किया, रैंडमली पर्सन लिए हैं, अंदर शुगर के भी हैं, अंदर टीबी के भी हैं, अंदर नॉर्मल भी हैं, तो वो आपका रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है, यानी आपने रैंडम पर्सन को सिलेक्ट किया और उनके ऊपर जो है वो एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया, वो हम कहते हैं रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। ठीक है जी। आगे हमारे पास है मैग्नेट सर्टिफिकेशन। क्या होती है मैग्नेट सर्टिफिकेशन या मैग्नेट रिकॉग्निशन प्रोग्राम क्या होता है? ये बेसिकली ये होता है, आपने ये भी याद रखना है कि जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा काम कर रही होती है, ठीक है, जब भी एक हॉस्पिटल, मैं आपको हॉस्पिटल से समझाऊंगी कि एक हॉस्पिटल है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, तो उसको मैग्नेट रिकॉग्निशन मिलती है, यानी एक एक्सीलेंस का एक अवार्ड मिलता है कि ये हॉस्पिटल जो है वो सबसे अच्छी हेल्थ केयर जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। इसे हम कहते हैं मैग्नेट सर्टिफिकेशन या मैग्नेट रिकॉग्निशन प्रोग्राम। ठीक है, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्या है कि मैग्नेट रिकॉग्निशन प्रोग्राम डेजिग्नेट ऑर्गेनाइजेशन दैट रिकॉग्नाइज हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड नर्सिंग एक्सीलेंस, कि जिसमें नर्सेज जो है वो अपनी बेहतरीन केयर जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं और उस हॉस्पिटल के अंदर जो है वो बेस्ट हेल्थ केयर प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं, ये हमारे पास मैग्नेट रिकॉग्निशन प्रोग्राम है। और मैग्नेट हॉस्पिटल क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, तो जिस तरह आपने मैग्नेट रिकॉग्निशन प्रोग्राम पढ़ा है उसी तरह से मैग्नेट हॉस्पिटल्स में क्या होता होगा, those institutions that have met the stringent guidelines for nurses and are credentialed by American Nursing Credential Center, यानी जो अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन है उसने जितनी भी गाइडलाइंस दी हुई हैं, वहाँ की नर्सेज उन सब गाइडलाइंस को फॉलो कर रही हैं और बेस्ट नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर रही हैं, तो वो हमारे पास मैग्नेट हॉस्पिटल्स होते हैं। ठीक है, उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है मैग्नेट हॉस्पिटल्स में? मैग्नेट हॉस्पिटल्स की करेक्टरिस्टिक्स में ये आता है कि वहाँ पे हाई रेशियो ऑफ नर्सेज टू पेशेंट, यानी यहाँ पे नर्सेज ज्यादा होती हैं। हमारे इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है, हाई रेशियो ऑफ पेशेंट्स होती हैं और नर्सेज तो होती नहीं है। तो वहाँ पे क्या होता है हमारे पास, जो मैग्नेट हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे बेसिकली नर्सेज की रेशियो जो होती है वो हाई होती है। ठीक है, फ्लेक्सिबल स्केड्यूल्स होते हैं, मतलब उनको ये नहीं होता कि भाई आपने आज नाइट करनी है तो आपने नाइट ही करनी है, अगर उसमें कोई इशू है तो उनका स्केड्यूल फ्लेक्सिबल हो सकता है। ठीक है, तो सखा देंगे उसमें। हाँ जी, क्वेश्चन पूछा था। अच्छा, मैग्नेट हॉस्पिटल्स की हम बात कर रहे थे तो उसमें हमने करेक्टरिस्टिक्स पढ़ा कि नर्सेज की रेशियो ज्यादा होती है, स्केड्यूल फ्लेक्सिबल होता है, डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन होती है, यहाँ नहीं वहाँ पे सिर्फ एक पर्सन होता है जो कि सारे डिसीजंस जो है वो बना रहा होता है। पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट है। पार्टिसिपेटरी का मतलब ये है कि जितने भी लोग हैं वो इन्वॉल्व होते हैं मैनेजमेंट में। ठीक है, मतलब कि अगर आपके आपसे पूछ के जो है वो कुछ चीजें जो है वो की जाती हैं। ऑटोनॉमी इन डिसीजन मेकिंग, भाई आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हो। रिकॉग्निशन होती है, यानी उस इंस्टीट्यूट को हर हर जो है वो पास वाले इंस्टीट्यूट्स भी जो है वो जानते होते हैं कि ये एक अच्छा हॉस्पिटल है। और उसके बाद एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज। एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज का मतलब ये है वहाँ पे फैसिलिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है, और वहाँ पे आपकी जो है वो एक आपको चांस मिलता है कि आप ज्यादा जो है वो एडवांस हो सकते हो और आप जो है वो फर्दर प्रोग्रेस भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैग्नेट हॉस्पिटल्स की जितनी भी सारी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, नर्सेज की रेशियो ज्यादा होती है, जितनी भी अच्छी चीजें हैं वो आप डाल देंगे तो वो आपके पास बेसिकली मैग्नेट हॉस्पिटल्स की करेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी। नर्सेज की रेशियो ज्यादा होती है, स्केड्यूल फ्लेक्सिबल होता है, डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजमेंट जो है वो आपकी पार्टिसिपेटरी होती है, अपना डिसीजन खुद ले सकते हो, उसको सारे रिकॉग्नाइज करते हैं और एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो भी आ जाती हैं इसके अंदर। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके बाद हमारे पास आता है वर्चुअल केयर, लास्ट ऑलमोस्ट सेकंड नहीं, इसके बाद एक और क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से, वर्चुअल केयर और रोबोटिक्स की टर्म क्या होती है? अगर आपको आता है वर्चुअल केयर क्या होती है, तो वर्चुअल केयर बेसिकली होती है जिसको हम टेली हेल्थ भी कहते हैं, यानी टेक्नोलॉजी के जरिए आप केयर प्रोवाइड करें। ठीक है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आपने यूज करनी है, ऑडियो भी यूज कर सकते हैं, वीडियो भी यूज कर सकते हैं, ताकि आप हेल्थ केयर जो है वो प्रोवाइड कर सकें। जैसे कि कोविड में इस तरह से हुआ था कि उन्होंने बहुत ज्यादा जो है वो ऑनलाइन चीजें बना दी थी कि आप ऑनलाइन कंसल्टिंग भी जो है वो ले सकते हो। ठीक है, डॉक्टर अगर आपका दूर बैठा है तो आप उससे जो है वो ऑडियो या वीडियो में जो है वो कंसल्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जिसमें हम ऑनलाइन चीजों को यूज करते हैं, टेली कम्युनिकेशन को यूज करते हैं, टेली मेडिसिन वगैरह टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं टू इंटरवीन या मॉनिटर करने के लिए पेशेंट्स को, उसको हम कहते हैं वर्चुअल केयर प्रोवाइड करना। ठीक है, वर्चुअल केयर इसको पढ़ लेते हैं एक दफा। प्रीवियसली नाउन एज टेलीमेडिसिन, पहले इसको टेलीमेडिसिन भी कहते थे, एंड नाउ मोर कॉमनली कॉल्ड टेली हेल्थ, अब इसको टेली हेल्थ कहते हैं।
हैज इवॉल्व्ड एज टेक्नोलॉजीज टू असेस, यानी टेक्नोलॉजी के थ्रू हमने असेस करना है, इंटरवीन करना है, यानी इंटरवेंशन करनी है कोई, या मॉनिटर करना है पेशेंट्स को, रिमोटली इम्प्रूव, ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएं। बोथ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जिसमें ऑडियो आ जाती है, वीडियो आ जाती है, and improvements in mobile care technology contribute to the ability of healthcare professionals provide care from a distance, कि ये सारा कुछ हम यूज कर सकते हैं ताकि हम एक क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकें एक डिस्टेंस के अंदर। रोबोटिक्स की टर्म जो होती है हम हॉस्पिटल्स में यूज करते हैं बेसिकली। रोबोटिक्स का मतलब ये होता है कि आपने रोबोट्स रखे होते हैं, यानी कुछ जो मैग्नेट हॉस्पिटल्स होते हैं स्पेशली वहां पे रोबोट्स यूज होते हैं। जो फार्मेसी की चीजें होती हैं या फार्मेसी के जो ऑर्डर्स होते हैं उनको फिल करने के लिए जो है वो हमारे पास रोबोट्स होते हैं, ठीक है। सप्लाई करने के लिए रोबोट्स होते हैं, यूनिट्स के अंदर चीजें इधर से उधर लेके जाने के लिए रोबोट्स रखे होते हैं ताकि कम टाइम लगे, ठीक है, और जो पर्सन की एफर्ट है वो भी कम लगे और जल्दी से जो है वो काम हो। तो जो रोबोट्स का यूज है मेडिकल के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर, उसको हम टर्म कहते हैं रोबोटिक्स, ठीक है। इसको एक दफा रीड कर लेते हैं। रोबोटिक्स इन द हॉस्पिटल सप्लाईज कैन बी ऑर्डर्ड इलेक्ट्रॉनिकली, यानी जितनी भी आपको चीजें चाहिए ना, फॉर एग्जांपल आपको कोई टॉर्निकेट चाहिए, आपने रोबोट को ऑर्डर किया कि वहां से टॉर्निकेट ले आओ, तो रोबोट टॉर्निकेट ले आएगा, ठीक है। एंड देन लेजर गाइडेड रोबोट्स कैन फिल द ऑर्डर इन द फार्मेसी, मेडिकेशन को फिल करना है तो रोबोट्स को यूज करो, ठीक है। उसको अपने ऑर्डर दे दे के भाई 10 cc फिल कर दो तो वो फौरन से 10 cc फिल हो गया, ठीक है। तो रोबोट्स को यूज करके आपने जो है वो अपना मेडिकेशन वगैरह करनी है। एंड सेंट्रल सप्लाई एंड डिलीवर द रिक्वेस्टेड सप्लाईज टू नर्सिंग यूनिट्स, यानी अगर आपको आप किसी यूनिट में काम कर रही हैं वहां पे आपको कोई चीज चाहिए तो आप वहां से भी रोबोट को मंगवा लें। वी आर देयर ओन एलिवेटर्स मोर एफिशिएंटली एक्यूरेटली यानी इन लेस टाइम देन इंडिविजुअल कैन, के इंडिविजुअल जितना टाइम लगाता है उससे बहुत कम टाइम के अंदर जो है ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो इसको हम कहते हैं रोबोटिक्स, ठीक है। अब लास्ट पे लास्ट वन वाला क्वेश्चन है कि जनरेशन, फर्स्ट चैप्टर का जो लास्ट वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसमें जनरेशनल को हार्ट दिए हुए हैं, यानी नर्सिंग के अंदर जो है वो जनरेशनल को हार्ट क्या होते हैं। अब ये जनरेशनल को हार्ट वाला क्वेश्चन अक्सर बच्चे जो होते हैं वो मिस कर देते हैं। फर्स्ट चैप्टर में ये भी मेंशन है लेकिन उसको इतना अच्छे से रीड नहीं किया जाता। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास 4 तरह की जनरेशन है। एक ट्रेडिशनल जनरेशन है, ठीक है, नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर। एक बेबी बूमर्स है, एक जनरेशन एक्स और जनरेशन वाई होती है, ठीक है। ट्रेडिशनल जनरेशन जो होती है ना वो बेसिकली उनकी वैल्यू लॉयलिटी एंड रिस्पेक्ट, यानी कुछ इस तरह की जनरेशन जो ट्रेडिशनल है वो इस तरह की जनरेशन है जो कि बस कहती है कि भाई अपने काम से लॉयल रहना है आपने और रिस्पेक्ट देनी है, जितने भी बड़े सीनियर्स हैं उनको रिस्पेक्ट देनी है। तो हमारी वाली जो जनरेशन है वो ट्रेडिशनल जनरेशन है, ठीक है। बेबी बूमर्स हमारे पास कौन से होते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये पर्सनल ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए, आप प्रोफेशनल अपने काम को अच्छे से करो, अपना आप काम इस तरह से हो कि वो एक डिफरेंस क्रिएट करे। ये हमारे पास बेबी बूमर जनरेशन है, ठीक है। ट्रेडिशनल हमारे पुराने लोग जो कि लॉयलिटी को ज्यादा वैल्यू करते थे और रिस्पेक्ट को ज्यादा वैल्यू करते थे, ठीक है। बेबी बूमर्स उसके अगले वाले लोग जो कि पर्सनल ग्रोथ को ज्यादा मैम वैल्यू। ये लास्ट वाला क्वेश्चन दोबारा रिपीट करवाएं। जनरेशनल को हार्ट इन नर्सिंग में जो है वो क्या होते हैं, यानी जनरेशन के हिसाब से आपने ना बताना है कि पहले ये वाली जनरेशन थी अब ये वाली जनरेशन है, ठीक है। नर्सिंग के अंदर आपने बताना है कितनी तरह की जनरेशन गुजर चुकी हुई हैं और अब रिसेंट कौन सी जनरेशन चल रही है, ठीक है। तो हमने बताना है कि हमारे पास 4 तरह की जनरेशन है, ठीक है। जो सबसे पुरानी जनरेशन थी ना हमारी, बहुत पिछले लोग, बड़े लोग आप ये कह सकते हो अगर मैं सिंपल लफ्ज में समझाऊं तो, जो पहले लोग थे, ठीक है, जो नर्सिंग में पहले लोग थे, ट्रेडिशनल जनरेशन, वो इस तरह के थे जो कि लॉयलिटी को वैल्यू करते थे, यानी वो कहते थे कि आपने अपने काम से लॉयल रहना है भाई, ठीक है। अगर आपकी 8 घंटे की ड्यूटी है तो आपने 8 घंटे ही करनी है, ठीक है। अंदर कोई इधर उधर नहीं होना, घंटा जाया नहीं करना, इस तरह से नहीं करना। लॉयलिटी को वैल्यू करते थे और रिस्पेक्ट अथॉरिटी, यानी उनके अंदर रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा थी। अपने सीनियर्स को आपने रिस्पेक्ट देनी ही देनी है, ठीक है। वो रिस्पेक्ट में और लॉयलिटी में ज्यादा फोकस करते थे, जो जनरेशन ट्रेडिशनल जनरेशन थी, ठीक है। अब बेबी बूमर्स कौन सी जनरेशन, उसके बाद आए बेबी बूमर्स। बेबी बूमर्स इस तरह की जनरेशन थी जो कि प्रोफेशनल और पर्सनल ग्रोथ, यानी वो कहते थे कि आपका काम अच्छा होना चाहिए, ये रिस्पेक्ट वगैरह ये लॉयलिटी वगैरह कुछ नहीं होती, बस अपना काम जो है ना वो आपने अच्छा करना है, ठीक है। काम इस तरह का हो कि आपका डिफरेंस क्रिएट करें। उसके बाद आई जनरेशन एक्स। जनरेशन एक्स इस तरह की जो जनरेशन थी जो कि बैलेंस जो है उनके लिए कोशिश करती रही, कि मतलब अब इस तरह की जनरेशन एक्स इस तरह की जनरेशन थी कि जिसको फैमिली को भी टाइम देना था और घर को भी टाइम देना था, ठीक है।
तो वो इस तरह की जनरेशन थी, द मेंबर्स स्ट्राइव टू बैलेंस वर्क विद फैमिली लाइफ, ठीक है। वो इस तरह की जनरेशन थी जो कि बस मतलब कि बैलेंस करती रही वर्क को और फैमिली लाइफ को, एंड बिलीव दैट दे आर नॉट रिवार्डेड गिवन देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब उनको यही यकीन था कि जो जितना वो काम करते हैं ना उनको उतना रिवॉर्ड नहीं किया जाता, ठीक है। हमारी नर्सिंग में जनरेशन एक्स इस तरह की जनरेशन है, और जनरेशन वाई आल्सो कॉल्ड मिलेनियल भी कहते हैं, ये टेक्नोलॉजी के ऊपर चलने वाले लोग हैं, जिसे हम रिसेंट जनरेशन भी कहते हैं। वो इस तरह की जनरेशन है जो कि इलेक्ट्रॉनिकली सारा काम करती है, मतलब उनका दिल यही होता है कि टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है वो सारा काम हो जाए और हमें ज्यादा काम ना करना पड़े। तो पहले ट्रेडिशनल जनरेशन थी जो कि लॉयलिटी को वैल्यू करती थी और रिस्पेक्ट देती थी। फिर बेबी बूमर्स, अभी भी कुछ बेबी बूमर्स हो सकते हैं, ठीक है। और वो क्या करते थे, वो हम कहते थे कि बस काम अच्छा होना चाहिए। जनरेशन एक्स इस तरह की जनरेशन थी जो कि बस बैलेंस में ही लगी रही, क्योंकि उसमें जो मोस्टली लोग थे वो इस तरह के थे कि जो मतलब प्रोफेशनल भी थे और घर में भी टाइम देते थे। तो उन वो अपने बैलेंस में ही लगे रहे, वर्क विद फैमिली और वर्क जो है वो उसको बैलेंस करते रहे। और जनरेशन वाई जिनको मिलेनियल कहते हैं, वो टेक्नोलॉजी के ऊपर ही जो है वो लगे रहे कि टेक्नोलॉजी के थ्रू ही सारे काम हो रहे। तो हमारी नर्सिंग में ये 4 तरह की जनरेशन जो है वो पाई जाती हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल, बेबी बूमर, जनरेशन एक्स और जनरेशन वाई, ठीक है। तो ये 4 तरह की जनरेशन है, और जिसको जो है वो आपने देखना एक दफा, और ये किस किस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करती हैं, ठीक है। इन चीजों को भी देखना है, क्योंकि अक्सर एमसीक्यूज में आ रहा था कि ट्रेडिशनल जनरेशन किस चीज को फोकस करती है, जनरेशन एक्स किस चीज को फोकस करती है, ठीक है। तो ये हमारे पास सारा जो था वो ये है, टाइम भी ऑलमोस्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन जो थे ना, ये फर्स्ट चैप्टर के इतने ही थे हमारे पास। नर्सिंग मैनेजमेंट, लीडरशिप मैनेजमेंट, लीड फ्रो ग्रुप, बेंचमार्किंग, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, टर्म्स हैं, मैग्नेटिक कॉग्निशन क्या होती है, वर्चुअल केयर, रोबोटिक्स और ट्रेडिशनल को हार्ट वगैरह क्वेश्चन, ठीक है। अपनी बुक अगर आप लोग निकालें अपने पास तो उसमें से मैं आपको थोड़ा सा अंडरलाइन करवा दूं चीजों को कि आपने इसमें से जो है ना वो क्या क्या करना है। इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग मैनेजमेंट चैप्टर 1, ठीक है। चेंजेस इन हेल्थ केयर, इसके अंदर हमने मोस्टली टर्म्स पढ़ी है ना कि आपने जस्ट रीड करना है कि रोबोटिक्स क्या होती है, वर्चुअल केयर क्या होती है, ठीक है, टेक्नोलॉजी वगैरह। ये इसके अंदर यही बताया हुआ है कि मतलब अब जो है वो पहले हम केयर प्रोवाइड करते थे जो कि सारी पर्सन केयर होती थी, और अब जो है वो हमारे पास जो है वो टेक्नोलॉजी भी अंदर इंक्लूड हो गई हुई है, ठीक है। इसके अंदर से जो चीज़ आपने करनी इंपॉर्टेंट नहीं है इसको छोड़ दें। पे फॉर परफॉर्मेंस भी, ये क्वेश्चन जो है ना जो इम्पोर्टेंट है ना आपने बस इसमें से वो करना है। ये लीफ्रो ग्रुप आ गया, ये करना है आपने, इसको सारे को रीड करना है, ठीक है। इसको अच्छे से रीड करना है। और स्टाफिंग सिस्टम ऑफ हाई रिस्क प्रोसीजर, ये यहाँ तक तकरीबन वही है, ठीक है। लीफ्रो ग्रुप को अंडरलाइन कर लें। उसके बाद बेंच मार्किंग हमने पढ़ लिया, ठीक है। बेंच मार्किंग को भी अंडरलाइन करना है आपने, इसको भी करना है अच्छे से। उसके बाद एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस और इसके स्टेप्स आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। ये करने हैं आपने। ये टर्म्स हमने पढ़ ली। एनेक्डोटल क्या होता है, टेस्टिमोनियल क्या होता है, ये किसने दी थी, एडेड ने दी थी। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की कैटेगरीज हैं ये, ठीक है, इसको भी अंडरलाइन करें। मैग्नेट सर्टिफिकेशन क्या होती है, इसका आइडिया होना चाहिए आपको। इसके अंदर जो जो स्टेप्स इंक्लूड थे, मतलब ये वाले जो करेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी, ये आनी चाहिए आपको, इसको अंडरलाइन कर लें, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके बाद आपने इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, इसको रीड करना है बस, ठीक है। इसको रीड करना है। और वर्चुअल केयर की डेफिनेशन आनी चाहिए आपको। रोबोटिक्स की टर्म भी हमने पढ़ ली कि रोबोटिक्स है तो हॉस्पिटल में जो हम सप्लाईज वगैरह भेजते हैं, ठीक है। आई थिंक सो ये है हमारे पास जो जनरेशन हमने पढ़ी है, इसके अंदर आपको मिलेगा ये क्वेश्चन। यहाँ से शायद यहाँ से मिलेगा आपको, ठीक है। ये पैराग्राफ के अंदर जनरेशन वाला क्वेश्चन है, चाहे तो आप यहाँ से कर लें चाहे आप वहां से कर लें, ठीक है। जो जनरेशन वाला क्वेश्चन हमने पढ़ा ना, जनरेशनल को हार्ट, इसका क्वेश्चन बनेगा कि राइट डाउन द जनरेशनल को हार्ट इन नर्सिंग, और ये आपको इसका आंसर मिल जाएगा यहाँ से। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दें। और इसमें से कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है बस, ठीक है। और
ये जो चीजें लिखी होती हैं व्हाट यू नाउ नाउ, ये जो चीजें हैं ये आप एक दफा देख लिया करें, मतलब एक दफा पढ़ लिया करें बस, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं होती, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर जो था वो हमारा, इसमें से यही चीजें इंपॉर्टेंट थी। और ये जो स्टार्ट पे लिखी होती हैं चीजें, इनको भी एक दफा देख लिया करें कि इसमें से कोई चीज आपकी रह तो नहीं गई, ठीक है। बाकी ये चैप्टर की थोड़ी सी आउटलाइंस ही होती हैं, ठीक है जी। फर्स्ट चैप्टर में से हमारी चीजें इंपॉर्टेंट जो थी वो हमने रीड कर ली हैं। और इसके अलावा ये जो पेशेंट प्रोटेक्शन एंड अफोर्डेबल केयर एक्ट है ना, इसकी टर्म आप देख लीजिएगा, अक्सर पीपीएसीए आ जाता है मतलब एमसीक्यूज के अंदर। तो वो उसकी ना एब्रीवेशन आपको आनी चाहिए, ये एब्रीवेशन भी एक दफा हाईलाइट कर लें। चलिए, आई थिंक सो हो गया सारा हमारे पास इसमें से कवर। फर्स्ट चैप्टर में से जो था वो चीज़ें इंपॉर्टेंट जितनी भी थी वो हमने कवर कर ली हैं, ठीक है। अगर किसी को किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो वो मुझे बताए। बाकी फर्स्ट चैप्टर जो है वो उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें इतनी ही हैं। स्लाइड्स वगैरह अगर आपको चाहिए होंगी तो वो मैं आपको सेंड कर दूंगी अभी लेक्चर के बाद, लेकिन ये के नोट्स से ही अगर आप करेंगे तो हो जाएगा आपका। मैं आपको नोट्स जो है ना वो सेंड कर दूंगी अभी, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ ले। मीटिंग खत्म होने लगी है, टाइम इसका एंड हो गया। चलो ठीक है, फिर अगर क्लियर है सारा कुछ तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो आपको अपलोड कर दूंगी। तो अगर किसी को रिकॉर्डिंग भी चाहिए तो वो ले ले, ठीक है। और नोट्स मैं ग्रुप में सेंड कर देती हूँ, ठीक है। मैं मीटिंग एंड करती हूँ बिकॉज ये टाइम इसका ना एंड होने लगा है अब।